नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। बता दें आपको, केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि देश में एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर नॉट फाउंड सुटेबल यानी MFS, NFS बताकर शिक्षण संस्थानों में नियुक्तियों से वंचित किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि NFS अब नया मनुवाद है। ये केवल नौकरी या पद की लड़ाई नहीं, बल्कि यह हक, सम्मान और हिस्सेदारी की लड़ाई है। इससे पहले कांग्रेस ने निजी शैक्षणिक संस्थानों में दलित, पिछड़ा वर्ग और आदिवासियों के लिए आरक्षण की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने निजी शैक्षणिक संस्थानों में दलित, पिछड़ा वर्ग और आदिवासियों के लिए आरक्षण की मांग की है। पार्टी ने इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 उपधारा 5 के प्रावधानों को लागू करने की मांग की है। अनुच्छेद 15 उपधारा 5 राज्य को ये शक्ति प्रदान करता है कि वे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों को कर सकता है। ऐसे प्रावधान कर सकता है जिसमें निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान भी शामिल है। कांग्रेस पार्टी ने निजी शैक्षणिक संस्थानों में दलित, पिछड़ा वर्ग और साथ ही आदिवासियों के लिए आरक्षण देने की मांग की है। पार्टी का मानना है कि इससे इन वर्गों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने में मदद मिलेगी और वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे। अब देखना होगा कि सरकार कांग्रेस की इन मांगों को कैसे देखती है, उस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। क्या निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने के लिए कोई कदम उठाया जाएगा? पिछले सालों में IIT, IIM और मेडिकल स्कूल में आत्महत्या करने वाले ज्यादातर छात्र दलित, आदिवासी, मुस्लिम या अन्य वंचित समुदाय से हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2021 के बीच शीर्ष संस्थानों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आत्महत्या करने वाले 122 छात्रों में से 68 पिछड़े समुदाय से थे, यानी 55% हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या UGC के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव थोरात ने 2007 में उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव का अध्ययन करने के लिए पहली बार सरकार द्वारा नियुक्त पैनल का नेतृत्व किया था। उनका निष्कर्ष था कि दलित छात्रों में आत्महत्या की उच्च घटनाएं निरंतर भेदभाव, बहिष्कार और अपमान की ओर इशारा करती है। कैंपस में दलित छात्रों की खुदकुशी की जो लिस्ट है वो एक लंबी लिस्ट है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या महज दलितों के नाम पर राजनीति करने से कैंपस में दलित छात्रों के हालात सुधरेंगे? क्या वाकई जानबूझकर दलितों के आरक्षित सीट भरे जाने की बात की जा रही है या फिर नहीं भरे जा रहे हैं? क्या पिछड़ों की जनगणना करने से हालात सुधरेंगे? क्या बुनियादी शिक्षा के अभाव से पिछड़े पिछड़ रहे हैं? सरकार की नीतियों में क्या वाकई खामियां, कमियां हैं? इन विशेष जो सवाल है, इन पर जवाब लेने की आज हम कोशिश करेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की राय जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये राजनीति किस ओर इशारा कर रही है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। हमारे साथ राहुल रंजन जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राहुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रतन तिवारी जी हमारे साथ है, नेता है कांग्रेस पार्टी के। रतन जी आपका भी बहुत स्वागत है। रतन जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। राहुल गांधी क्या बताने की और क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या फिर एक बार दलितों पर दांव खेलने की कोशिश की जा रही है अपनी राजनीतिक हित को साधने के लिए? देखिए नेहा जी, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे पहले जातिगत जनगणना की बात की थी और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की बटालियन कहें या यूं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठी सरकार, इन लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जी के जाति का ही पता नहीं है और खुद सदन के अंदर अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति पर सवाल उठाया था। जिसकी जाति का पता नहीं हो, जातिगत जनगणना की बात करता है। और भाजपा के कई केंद्रीय मंत्रियों ने कह दिया था कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन राहुल गांधी जी अड़े रहे। उन्होंने कहा कि हम इसे करवा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने वह फैसला लिया और जातिगत जनगणना कराने की बात कही। और इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि जब तक हम एक्सरे नहीं करेंगे, जब तक हम मशीन लगा के हम
टेस्टिंग नहीं करेंगे कि इस देश में चाहे सवर्ण हो चाहे दलित हो, कौन गरीबी रेखा से नीचे है, कौन गरीबी रेखा से ऊपर है, जब तक हम पूरा सर्वे नहीं करा लेंगे हम लोगों का भला नहीं कर सकते। इसके लिए राहुल गांधी जी दलितों के पास जा रहे हैं, दलितों से मिल रहे हैं। ठीक है राहुल जी, देखिए कहा जा रहा है कि दलितों की आरक्षित सीट जो है वो नहीं भरी जा रही। क्या वाकई जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप जहां तक की बात करें, दलित महादलित हो गए, सबको एक समन्वय भाव से देखा जाता है। और जैसा कि अभी मेरे भाई कह रहे थे, जातिगत जनगणना, जिनकी जात का पता नहीं, तो अनुराग ठाकुर जी ने वो गलत नहीं पूछा था। और उन्होंने अभी तक भी क्लियर नहीं किया है कि उनके पिताजी किस जाति से थे, उनके नाना जी किस जाति से, दादाजी किस जाति से। दुनिया के सामने साक्ष्य है। जूते से मारूंगा, अपनी औकात में रख के बात करना, उसके नाना और बाप के नाम पे मत लेना। बोल दे ऐसा कोई आराम खोर, अपनी औकात में बात करना चैनल पे। नहीं प्लीज रतन जी प्लीज इसकी औकात है क्या राहुल गांधी जी की जात पूछने का? नहीं प्लीज आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गालियों का इस्तेमाल नहीं, गालियों का इस्तेमाल नहीं। नेशनल टेलीविजन पर बैठ के रतन जी, नहीं ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है रतन जी। आप इतनी बार हमारे चैनल पर बैठते हैं, नहीं ऐसे इतनी बार आप डिबेट पे आते हैं, हम इसकी बिल्कुल भर्त्सना करते हैं। ये बिल्कुल तरीका नहीं है सर नेशनल टेलीविजन पर बात करने का। आप ये प्लेटफॉर्म हमने आपको गालियां देने के लिए नहीं दे रखा है सर। गांधी जी है, उनसे पूछिए ना, वो बताएंगे। आप अपनी बातों को अच्छे शब्दों में भी रख सकते हैं ना सर। नहीं हम रख सकते हैं, नहीं गालियां नहीं देंगे ना सर, गालियां नहीं देंगे प्लीज। चाहते क्या है? नहीं इसके लिए राहुल जी के ऑब्जेक्शन है करेंगे, कभी चैनल पे टिप्पणी करेंगे, ये चाहते क्या है? इसके लिए सर मुझे माफ कीजिएगा, मैं ऑब्जेक्शन करूंगी इसके लिए। गालियां देने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लीज आप अच्छी भाषा में इस्तेमाल करिए और साथ ही साथ इस डिबेट का डेकोरम मेंटेन रखिए। इनको माफी मांगनी पड़ेगी, इन्होंने ऐसी घिनौनी बात की है, इन्होंने माफी मांगनी नेहा पड़ेगी। दुबे जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आपने सम्मान क्या होता है, प्रतिष्ठा क्या होती है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता को समझाया। और आपका आभार इस बात पे भी कि आपने डेकोरम की बात करी, उस पार्टी से डेकोरम की बात करी जिसको डेकोरम का मतलब ही नहीं पता है। वो एक व्यक्ति विशेष को गाली दे रहे हैं। ठीक है, मुद्दे पे आ जाते हैं, मुद्दे पे आते हैं सर। पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, ये मुझे डायरेक्ट मुद्दा ये है कि राजद बात यहाँ पे हो रही थी, जैसा मुझे पता है इस डिबेट के बारे में। राजद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, उनके प्रवक्ता ने खुद भी जवाब दे दिया है कि पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो राहुल गांधी जी को ये डर सता रहा है कि अगर राजद पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो सेंध तो पड़ चुका है, हमें क्या नया टेक्निक अपनाना है जिस टेक्निक से वो आए। तो देखा इस बार आए वो बिहार के दौरे पर आए और इस बार लालू तेजस्वी जी से मिले भी नहीं, तेजस्वी जी से बात भी नहीं हुई। और जहां मटन बन रहा था, घर में मटन बन रहा था, एक साथ खाते थे, दोनों के बीच में बात भी नहीं हुई। और देखा गया कि कन्हैया के साथ वो चलते हुए नजर आए, भीड़ में भी इस बार आए। तो इस बार पूरी मंतवना साफ है और लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि जैसा कांग्रेस बिलबिला रही है वो साफ साफ नजर आ रहा है। प्रवक्ता भी उसके गाली गलौज पर उतर रहे हैं, तो साफ साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस का इस बार भी सुपड़ा साफ होने वाला है बिहार में। बिहार में कितना भी दिमाग लगा लें, कितना भी कुछ कर लें, जाति की बात करें, कुछ अगर जाति की ही बात करनी है तो इस बार सीट में वो निर्णय दे दें, जितने भी पिछड़ी जातियां हैं उनको ही आप सीट में इस बार टिकट दे दें, तब आपकी बात को मानेंगे कि हाँ पिछड़ी जातियों को आपने ऊपर लेकर आने की कोशिश की है आप लोगों ने, तो पिछड़ी जातियों को इस बार टिकट देने की शुरुआत कांग्रेस ही कर ले। स्वर्ण की बात ही ना करते हुए पिछड़ी जातियों को, जिनको जो उनके हिसाब से जो जातियों को सब्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्शन नहीं मिल रहा है, जहाँ पे उनको मतलब उस भाव से नहीं देखा जा रहा है राहुल गांधी के हिसाब से, तो उनको इस बार टिकट दें, विधानसभा में इस बार टिकट दें और इस बार टिकट देके। चलिए आपका अपना प्रेडिक्शन है, लेकिन मैं भूपेंद्र जी का रुख कर लेती हूँ। भूपेंद्र जी, क्या वजह आप समझते हैं इसको बिहार चुनाव से पूरे तरीके से जोड़ के देखा जाए क्या? एक बार फिर से दलितों की याद, एक बार फिर से अल्पसंख्यकों की याद, एक बार फिर से पिछड़ों की याद राहुल गांधी को आ गई? भूपेंद्र जी, एक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, बताएं। हेलो, आ रही है सर आपकी आवाज। जी
देखिए इस हाँ जी, इस देखिए जब 2005 में 93 संशोधन किया गया, जो 15(5) के तहत उसमें ये कहा गया कि निजी संस्थाओं में 7.5% और 27% ओबीसी की, उसको चैलेंज किया गया एक इनामदार द्वारा महाराष्ट्र सरकार बनाम और दूसरा था अशोक कुमार बनाम सरकार, उसके तहत ये चैलेंज किया गया नियम को सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त कर चुके हैं, जो उस जी सर, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए रतन जी का मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। रतन जी देखिए, ये सीधे कह रहे हैं दलितों की याद इसलिए आ गई, राहुल जी कह रहे हैं दलितों की याद इसलिए आ गई क्योंकि विधानसभा चुनाव है। मैं आती हूँ भूपेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं। मैं रतन जी का इस बीच रुक कर लेती हूँ। रतन जी, क्या वाकई बिहार चुनाव के बीच ये डर सता रहा है कि आरजेडी पे अगर प्रेशर बनाना है, दांव खेलना है, तो दलितों, अल्पसंख्यकों और साथ ही पिछड़ों को याद करना बेहद जरूरी है? वहां अगर फतेह हासिल कर ली तो चुनाव में भी फतेह हासिल कर लेंगे, ऐसा है क्या? नेहा जी, बिहार के अंदर किंतु परंतु लेकिन कुछ नहीं है। हमने स्पष्ट तौर पे, सीधे तौर पे कह दिया है कि इंडिया अलायंस का जो चेहरा है वो तेजस्वी यादव है, और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पूरा फार्मूला तैयार हो चुका है और पूरी तरीके से हम लोग एक होकर हम चुनाव में जा रहे हैं। हमारी पार्टी वहाँ पे कमजोर थी, हम मजबूत स्थिति में लाना चाहते हैं और हम लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी वहाँ पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत है, दलितों को सबसे ज्यादा तकलीफ है, गरीब बहुत ज्यादा तादाद में वहाँ पे रहते हैं। तो राहुल गांधी जी वहाँ पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उसका यह नतीजा नहीं निकलना चाहिए कि हमारा और आरजेडी के साथ कोई विवाद है। हम लोग एक हैं और हम दोनों पार्टी के लोग ये भी आरोप लगाए राहुल गांधी ने कि जो आरक्षित सीटें हैं उसे भरा नहीं जा रहा केंद्र सरकार के जरिए। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? राहुल जी तो इसको बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, जो आरक्षित सीटें हैं उसे क्यों नहीं भरेंगे हम? राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। रतन जी जी आप पूछिए एक बार वापस। सवाल ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं जो आरक्षित सीट है SC ST OBC उसे भरा नहीं जा रहा केंद्र सरकार के जरिए। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? राहुल जी तो बिल्कुल मना कर रहे हैं। ये राहुल जी कह रहे हैं कि ऐसा हमने नहीं किया है। राहुल रंजन जी, देखिए, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, एक सेकंड आ रही हूँ बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसे भरा नहीं गया है। बहुत सारी सरकार में ऐसे पद हैं जिन्हें अभी भी खाली रखा गया है। तो राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि हमारी भी सरकार के हम IAS ऑफिसर, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उनके साथ हम बैठते थे। वह हमें बता रहे हैं कि यह सीट भरी जा सकती है, लेकिन केंद्र में मोदी की सरकार उसे भर नहीं रही है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि हम जब भी सरकार में आएंगे हम उस पर काम करके दिखाएंगे। ठीक है, जवाब दीजिए राहुल जी, जवाब दीजिए जल्दी से, जवाब दीजिए। देखिए, अभी तुरंत कह रहे थे भाई जी, कह रहे थे कि हमारी पार्टी बिहार में कमजोर है। जब ये जानते हैं कि इनकी पार्टी कमजोर है बिहार में, तो तेजस्वी यादव के साथ रैली करिए। अगर इनको लग रहा है कि इनकी पार्टी कमजोर है, बिहार में इनकी पार्टी कमजोर है, यानी इन्होंने 60 साल में कुछ नहीं किया और इनकी पार्टी हमेशा से कमजोर ही रही है। और रही बात मतलब अगर सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करेंगे राहुल गांधी जी, तो सिर्फ और सिर्फ दलित पिछड़े ही है क्या भारत में? जी, भारत में अगर इनको लगता है कि दलित पिछड़े ही है भारत में और स्वर्ण और बाकी जातियां कोई मायने नहीं रखती है, तो ठीक है, कांग्रेस का ये इस मोटिव से ये काम करते हैं। लेकिन हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबका साथ सबका विकास एक बहुत अहम मुद्दा है। और बात वहाँ एक पिछड़े दलित की हो या गरीब एक स्वर्ण की हो, सारे लोगों की बात एकदम पटल पे रखी जाती है। और हम उस तरीके से सरकार में अपने आप को लेकर आते हैं, या कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, उसको एक पटल पर रखते हुए तरीके से जनता के सामने रखते हैं। और हमने घोषणा पत्र में भी ये बहुत तरीके से कहा है कि सबका साथ सबका विकास एक अहम मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अभी सरकार में सीटों की बात कर रहे थे, सीट पे इनके आईएएस अधिकारी, आला अधिकारी इनको बता रहे हैं कि ये जो गरीब या पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनको पद मिलना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, पद मिला है और पद पुरजोर तरीके से मिला है। पद मिला है तभी हमारी भारत की बेटी पाकिस्तान के उस पार जाकर बम गिराकर आई है। पद मिला है तभी हमारे लोग यहाँ पे बैठकर बातें कर रहे हैं। पद मिला है तभी सारे लोगों का समन्वय भाव के साथ भारत एक सशक्त राष्ट्र बना है और लोगों के सामने बात रखने के लिए सारे लोगों को मौका मिलता है। सारे लोगों को मौका, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पद के हिसाब से हम आपको नियति करेंगे। हमारे मोदी जी का ये राष्ट्र है और इस राष्ट्र में एक मिनट मैं एक बात कहूंगा, ये राष्ट्र हमारा है और इस राष्ट्र में सारी जातियों का समन्वय एक साथ होना चाहिए, ना कि एक स्पेसिफिक जाति को आप ऊपर लेके आ जाए नीचे लेके आए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसी मंतव्य से आगे बढ़ती है और उसी मंतव्य से आगे बढ़ेगी। भूपेंद्र सिंह जी, अच्छा ये बताइए कि जातिगत जनगणना यानी कि पिछड़ों की जनगणना करने से क्या कुछ लगता है हालात सुधरेंगे? भूपेंद्र जी, ये देखिए, मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। पहले तो ये तो क्या है कि बिहार की राजनीति में लगे ये दोनों राजनीतिक दल, ये क्या है एक बड़ी, क्योंकि राजीव गांधी और कांग्रेस सरकार पहले से मांग करती रही, कांग्रेस पार्टी की जातिगत जनगणना होने के जिनकी जितनी हिस्सेदारी उनकी इसकी भागीदारी, इस तरह से उन्होंने स्लोगन भी दिया। लेकिन अभी 1-2 महीने पहले सरकार ने घोषणा की थी कि हम जातिगत जनगणना करना आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो 93 संशोधन संविधान का जो हुआ, जो 15(5) के अनुच्छेद में, उसमें जब कोर्ट में गए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उसमें आरक्षण दिया गया जिस तरह से सरकारी संस्थाओं में दिया जाता है उसी तरह से निजी संस्थाओं में भी आरक्षण का प्रावधान था, 15, 7.5 और 27 SC, ST, OBC का। लेकिन वहाँ के लोग 2 केस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए, एक इनामदार प्लस भारत सरकार और एक अशोक कुमार और भारत सरकार, इसके तहत। तो ये अधिनियम को चैलेंज को स्टे कर दिया गया और उसमें ये कहा गया कि इस जो अधिनियम है अपूर्ण है। क्यों इसलिए है, और ये क्योंकि इसमें क्रीमी जो थे, जो उच्च श्रेणी बढ़ गए हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, उनको भी इसमें फायदा मिलेगा। अतः इसको फिर से रिवाइज किया जाए और जो पिछड़े लोग हैं उनको फायदा मिला जाए और 10 साल में इसको रिवाइज भी किया जाए। तो राजनीतिक पार्टी आधी चीज समझते हैं उस चीज को। अब वो क्या, कांग्रेस ये चाहती है कि इसके लिए कानून लगाया जाए, क्योंकि वो 2005 और 6 में संशोधन लाए थे। तो ये चाहते हैं कि उसके तहत इसको जो वर्तमान सरकार है उस पर कानून लाए और जिसको कानून के तहत उनको आरक्षण मिले। लेकिन इसमें पेचीदा है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उसको वो लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन अंत में बात यही आएगी कि बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है, उसका चुनाव होने वाला है और वहाँ पे सारी चीजें जातिगत व्यवस्था, चाहे राजनीतिक पार्टी का टिकट वितरण हो, चाहे वहाँ पे राजनीतिक समीकरण हो, चाहे सरकार का गठन हो, सारी चीजें कैलकुलेशन के साथ है। अतः दलित और महादलित, पिछड़ा, इस तरह से ये राजनीति का कैलकुलेशन हो रहा है, जिसके कारण ये राजनीति के रूप में सत्ता के हम किनारे पहुंच सके और सत्ता के करीब पहुंच जाए। ये इस तरह से इशू उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब ये बात जब सरकार कहेगी कि हमने तो जातिगत जनगणना की बात कर दी है, लेकिन आने वाले टाइम में ये और स्थिति बदलेगी। इसकी स्थिति इस तरह से बदलेगी जब 2026 में जातिगत जनगणना होगी और जातिगत जनगणना में जिन जातियों का स्तर ऊपर पाया जाएगा, कीवी लिस्ट के, और वो अपर कास्ट में जाएंगी, पिछड़ा की हो चाहे वो अन्य जाति के SC में हो, और जब उनका अपर कास्ट में जाएगा और निचली जो जातियां हैं उनका जब कैलकुलेशन पिछड़ा या SC या ST OBC में आएगा तो इससे भी समीकरण बदलेंगे। अब ये बहस बड़ी है और इसकी दिशा और आगे और भी जाएगी और राजनीति के रूप में आरक्षण की जो रिवाइजेशन होगा, जो 10 साल का जो संविधान जब लागू हुआ था, जब उसमें प्रावधान हुआ था, अब वह प्रावधान होने की वो स्थिति अब बनेगी, क्योंकि ये सरकार ठीक है सर, ठीक है, मैं चाहेगी। रतन जी, सरकार की नीतियों में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं और क्या बुनियादी शिक्षा के अभाव से पिछड़ रहे हैं? जो कीवी लेयर से ठीक है सर, मैं आ रही हूं, उनको उस आरक्षण से खत्म करके उनको अपग्रेडेशन में लाया जाए और ये राजनीति की जो आरक्षण की सीमा है उसको भी नई दिशा में तय करेगी। ठीक है सर, ठीक है, मैं लौट रही हूँ, मैं भूपेंद्र जी आ रही हूँ। रतन जी, सरकार की नीतियों में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं
और क्यों आप लोगों को ये विषय उठाना पड़ रहा है? देखिए, केंद्र की सरकार की बात की जाए और बिहार की बात की जाए, ये डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में खामियां ही खामियां दिखाई देती हैं। आज भी जो युवा है, आज भी वो सड़कों पे रोज आंदोलन करते हैं। बिहार की सड़कों पे आपको देखे जाते हैं और उन युवाओं को लाठी डंडों से पीटने का काम अगर कोई करता है तो नीतीश कुमार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करती है। तो हम पूरी खामियों को, बंदोबस्त को ठीक करना चाहते हैं और इसके लिए युवाओं के हाथ में बागडोर देनी पड़ेगी। और एक युवा तेजस्वी यादव पूरी तरीके से तैयार है कमान को थामने के लिए और कांग्रेस पार्टी भी तैयार है सरकार को बनवाने के लिए। और हम लोग मिलकर बिहार को संवारेंगे, उस बिहार को उसी रफ्तार में लेके जाएंगे जब कांग्रेस शासन में बिहार चमकता था, धमकता था। तो अब नीतीश कुमार बुजुर्ग हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सिर्फ घोटाले पे घोटाला करती चली जा रही है। तो अब परिवर्तन की बहार चल रही है, बिहार तैयार है परिवर्तन करने के लिए। निहाल, आप दोनों युवा तो थे ही नहीं एक साथ। बिहार के बिहारी तैयार है परिवर्तन करने के लिए। अब बिहार के युवा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी आए तो आपका युवा कहाँ चला गया? जब आपका अरे राहुल गांधी जी ने तो नकेल कस दी है। राहुल गांधी जी ने मोदी के नाम पे नकेल कर दी है। हाँ, कैसी बातें करते हैं आप लोग? राहुल गांधी के नकेल कसने से क्या होगा रतन तिवारी जी? जनता ही जनार्दन है सर, जनता ही जनार्दन है अब सर। ये पानी पी पी के राहुल गांधी जी की जाति पे सवाल उठाते हैं। आप बताइए, हम दलितों की आवाज अगर बन रहे हैं, पिछड़ों की आवाज बन रहे हैं, तो राहुल गांधी जी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। चलिए, उनकी जाति पे सवाल उठाया जा रहा है। सिस्टम तो देखा जाएगा ना कि कहाँ से शुरू हुआ। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जी को कितना गाली देना है दीजिए, लेकिन चलिए, हम वक्त की दलितों की कमी है आवाज मेरे बनेंगे, पास। बहुत सवर्णों की शुक्रिया, आवाज बहुत बनेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।